अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूईटी ई कैट के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि सेकंड ईयर फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये नस्ट एनईटी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल लेक्चर होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ई कैट और नस्ट एनईटी की प्रिपरेशन के लिए हमने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो बच्चे भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूईटी के ई कैट टेस्ट के लिए या नस्ट के एनईटी के लिए, वो ये गिवन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आता रहा है यूईटी ई कैट में भी और नस्ट के एनईटी में भी, कि अगर एक चार्ज क्यू को डिवाइड किया जाए दो पार्ट्स के अंदर, पहला पार्ट अगर उसका क्यू वन है तो दूसरा पार्ट क्यू माइनस क्यू वन, क्योंकि चार्ज क्यू था, तो क्या रेशियो होगी क्यू ओवर क्यू वन चार्ज की अगर हमारे पास इनके दरमियान ये जो दो पार्ट्स हमने बनाए हैं इनके दरमियान फोर्स मैक्सिमम हो। तो याद रखें, इधर मैं आप लोगों को अब एक की फैक्ट बताने लगा हूं कि अगर चार्ज क्यू को दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो फिर जो प्रोडक्ट होगी उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के वो हमें मैक्सिमम आंसर देगी। तो याद रखें, जब भी एक चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसके दरमियान फोर्स मैक्सिमम होती है। या आप ऐसे भी समझ लें कि जैसे एक 10 कूलम का चार्ज अगर मैं इसके दो पार्ट कर देता हूँ, 5 कूलम और 5 कूलम, अब देखिए मैंने दोनों पार्ट्स इसके इक्वल किए हैं तो आप इन दोनों की प्रोडक्ट देखें, आंसर 25 आया है। और किसी भी दो पार्ट के अंदर अब आपको 25 आंसर नहीं नजर आएगा इस 10 कूलम चार्ज का। अब अगर देखें मैं इसके दो इस तरह से पार्ट करता हूँ, एक 6 कूलम का और दूसरा 4 कूलम का, तो अब इनकी प्रोडक्ट देखें 24 आ रही है जबकि 25 नहीं आई जब मैंने इक्वल पार्ट्स किए थे। अगर मैं 10 कूलम चार्ज के दो पार्ट कर देता हूँ, एक 7 कूलम एक 3 कूलम, तब भी इनकी प्रोडक्ट देखें 21 आ रही है, 25 से लेस है। तो आप कोई भी चार्ज, जब आप कब फोर्स मैक्सिमम होगी, जब एक चार्ज के दो इक्वल पार्ट करेंगे। तो अब देखें, अब हम जब हमने इनके इक्वल पार्ट किए, क्यू वन था तो दूसरा क्यू माइनस क्यू वन था, तो मैंने इन दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वल रख लिया। अब बेसिकली मेरा टारगेट है कि मैंने रेशियो निकालनी है क्यू ओवर क्यू वन की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस क्यू वन इधर लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 2Q1 इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से अब आप वो अपनी रेशियो निकाल सकते हैं, क्यू वन को राइट साइड पे डिवाइड कर दें क्यू से, तो ये हमारे पास 2:1 आ गया जो कि बीटा आंसर है। तो इधर आपने ट्रिक क्या याद रखना है कि जब भी एक चार्ज क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उन दो पार्ट्स के दरमियान फोर्स मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये कह रहा है कि इस जगह ये जो प्लस क्यू चार्ज मिडिल में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर फोर्स जीरो लग रही है तो आप लोगों ने क्या काम करना है, ए ओवर बी की रेशियो निकालनी है। ये पहला चार्ज +2Q है, ये जो इस सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसको हम एफ ए कह देंगे, और ये जो दूसरा चार्ज +3Q है, ये जो फोर्स सेंटर वाले चार्ज पे लगा रहा है उसको हम एफ बी कह लेंगे। अब क्योंकि सेंट्रल चार्ज पे उसने बता दिया है कि फोर्स जीरो है, तो हम क्या काम करेंगे, एफ ए को एफ बी के इक्वल रखेंगे और अलग अलग कूलम्स लगा देंगे। पहले इन दो चार्जेस में ये +2Q और प्लस क्यू के दरमियान जब मैं कूलम्स लगाऊंगा, के इंटू पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाई इनके दरमियान का डिस्टेंस जो कि ए था, और अब मैं इस प्लस क्यू और +3Q इनके ऊपर कूलम्स लगाता हूँ, के इंटू पहला चार्ज जो कि 3Q था, दूसरा चार्ज जो कि क्यू था, और इनके दरमियान का डिस्टेंस का स्क्वायर वो बी था। तो अब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं क्यू स्क्वायर से कट जाएगा, 2/a² इक्वल आएगा 3/b² के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और यहाँ से आप लोगों ने a² और b² सेपरेट कर लेना है, तो a/b की वैल्यू 2/3 रूट आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये भी काफ़ी दफ़ा यूईटी ई कैट और नस्ट में रिपीट होता रहा है क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बिकम हाफ, तो फोर्स कितनी हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कूलम्स लॉ के तहत फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान स्केयर का इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो r/2 का जब स्केयर करेंगे तो हमारे पास जो r/4 बनेगा और 4 ऊपर चला जाएगा तो फोर्स जो है वो 4 टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब वो आगे कहता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम प्लेस करते हैं एयर में तो फ्लक्स कितना आएगा। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है एयर के अंदर, और जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q/E0, और Q हमारे पास यूनिट चार्ज है तो इसकी जगह 1 लिखेंगे, 1/E0, और E0 ऊपर नोमिनेटर में जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी जो कि बीटा आंसर है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, अ मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ पिच बॉल इट्स चार्ज। अब मिलियन बेसिकली 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Q इक्वल टू NE होता है। हमने चार्ज देखना है मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिलियंस का मतलब होता है
10⁻⁶, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1.6 10⁻13 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में है। तो ये इस तरह बड़ा आसान हमारे पास चीज़ें हैं, बस आप लोगों ने इसको इसी वे से देख लिया करना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आगे वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू सिमिलर एंड इक्वल चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो ज़ाहिर है अब दोनों चार्जेस इक्वल हैं, सिमिलर हैं, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो होगी। अगर वो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं तो फिर सिग्मा ओवर ई नॉट, जो कि आपने फार्मूला पढ़ा भी है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है, और अल्फा पार्टिकल को ये सिर्फ डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये हीलियम के न्यूक्लियाई और इस पे चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट शीट के करीब और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अब देखें, इनफाइनाइट शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा ओवर 2 ई नॉट, और अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान होता है सिग्मा ओवर ई नॉट, और ये सिग्मा ओवर ई नॉट की जगह मैं E2 लिख दूंगा इस फार्मूला में सिग्मा ओवर ई नॉट की जगह। तो ये मेरे पास बनेगा इनके दरमियान रिलेशन E1 इक्वल टू हाफ E2, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अपोजिट होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज था और अगेंस्ट जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, टू चार्जेस आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल। जब हर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल होगा तो डेफिनेटली फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ये भी डबल हो रहा, Q2 भी डबल हो रहा, डबल डबल से मल्टीप्लाई होकर 4 टाइम्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, टू टू माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालनी है। याद रखें जब कैपेसिटर पैरेलल में अटैच हो तो उनकी कैपेसिटेंस को सिंपल ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इनका फार्मूला आ गया, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की कैपेसिटेंस तो 4 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट जो पास पेपर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुआ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज बिकॉज ऑफ। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए कॉज थीटा की वजह से होता है, वो वाला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा और वो कॉज वाला होता है। या ए कॉज थीटा को लिखने का ये भी स्टाइल है, ए साइन इंटू 90 माइनस थीटा। 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ थीटा आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन डेल्टा है। अमूमन बच्चे इसको अल्फा ऑप्शन टेक कर देते हैं, तो ए साइन इंटू 90 माइनस थीटा भी वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू ई और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई। इनकी रेशियो लेंगे, ई से कट के क्यू की इक्वल आएगा, तो चार्ज की इक्वल है इनकी रेशियो। आगे हम चेक करते हैं, इन द फॉलोइंग चार्जिंग कर्व ऑफ अ कैपेसिटर व्हाट डज द स्लोप ऑफ फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट। अब ये चार्जिंग कर्व है, आप देख रहे हैं कि चार्ज और टाइम के दरमियान ग्राफ है, तो जब हम इसकी स्लोप लेंगे तो बेसिकली जो स्लोप होती है चार्ज और टाइम कर्व की वो हमारे पास करंट की इक्वल आती है। तो ये बेसिकली करंट को रिप्रेजेंट कर रही है स्लोप इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में टी बाई आर सी हैज़ द डिमेंशन एज डेटा। हमें पता है कि आर सी टाइम कॉन्स्टेंट होता है, आर सी भी टाइम के इक्वल होता है, ऊपर भी टाइम है, टाइम टाइम से कट जाएगा तो इसकी कोई डिमेंशन नहीं। तो नीचे आप चेक कर लें किसकी कोई डिमेंशन नहीं होती, वो स्ट्रेन की। ये भी बेसिकली चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ की इक्वल होती है स्ट्रेन, तो वो लेंथ लेंथ से कट जाती है तो इसकी भी कोई डिमेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, इन द चार्जिंग सर्किट ऑफ कैपेसिटर इफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन इंक्रीज देन कैपेसिटर चार्जेस। तो आपको पता है कि टाइम कांस्टेंट बेसिकली आर सी की प्रोडक्ट होती है, तो अगर आप ये कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे तो टाइम कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, और टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होने का मतलब होता है कि अब कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो जब ज़्यादा टाइम लेगा तो इसका फिर यही मतलब है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट स्लोअर विल बी द चार्जिंग स्पीड, और अगर आर सी की प्रोडक्ट कम होगी तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका अल्फा ऑप्शन है कि स्लो हो जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा ना तो इसका मतलब उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लेगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम कहेंगे कि स्लो हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमने निकालनी है ए और बी पॉइंट्स के दरमियान, ये ए है ये बी। तो इसका मैंने आप लोगों को अब एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर तो दो कैपेसिटर दोनों एंड से डायरेक्टली जुड़े हों तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये दो कैपेसिटर इधर से जैसे अटैच है डायरेक्टली, मगर इनके दूसरे एंड डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसका मतलब ये सीरीज़ में है। तो अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इन दो कैपेसिटर की जगह पे एक कैपेसिटर आ जाएगा। फ़र्ज़ करें वो एक कैपेसिटर इधर लग गया, तो फिर अगेन देखें ये नीचे वाले कैपेसिटर के साथ भी सीरीज़ में होगा, क्योंकि इधर से तो डायरेक्टली जुड़ा होगा मगर इनके ये वाले एंड डायरेक्टली नहीं जुड़े होंगे। तो यूँ हमें
पता चला ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं। याद रखें जब एक जैसी कैपेसिटेंस के कैपेसिटर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, सी बाई एन, एन उनकी तादाद है। और अगर हमारे पास एक जैसी कैपेसिटेंस के कैपेसिटर पैरेलल में हो तो फिर उनकी कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं, सिंपल उनकी तादाद को एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, एन सी। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि ये तीन कैपेसिटर थे, इनकी सब की कैपेसिटेंस सी है और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हम ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सी बाई थ्री इनकी इक्विवेलेंस आ जाएगी जो कि बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि वो कह रहा है कि किस तरह से तीन कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफैरड के, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ईच आर कनेक्टेड टू हैव एन इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड। किस तरह से तीन कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है तीनों की, उनको किस तरह से हम आपस में कॉम्बिनेशन बनाएं कि उनकी इक्विवेलेंस 3 माइक्रोफैरड आए। तो ये आप लोगों के पास नीचे ऑप्शन भी हैं। तो पहले तो ये देख लें कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनकी इक्विवेलेंस निकालने का ये शॉर्टकट है, ऊपर दोनों की कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ऐड कर दें। और अगर हमारे पास सीरीज में एक से ज़्यादा कैपेसिटर हैं तो फिर इस फार्मूला से हम उनकी इक्विवेलेंस निकालते हैं। पैरेलल के लिए हम सिंपल उनको ऐड कर देते हैं। तो अब आप अगर इन देखें तमाम सीरीज़ में भी हम नहीं लगा सकते, तब भी उनका आंसर 3 माइक्रोफैरड नहीं बनेगा। पैरेलल में अगर तीनों को तब भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड ये 6 माइक्रोफैरड बनेगा। तो अगर दो सीरीज़ में और एक पैरेलल में लगा दें तो ये देखें दो सीरीज़ में मैंने कैपेसिटर लगा दिया, दो सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंस निकालने का क्या फार्मूला, तो ऊपर दोनों की कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करें, नीचे ऐड कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 और नीचे 2 में ऐड करके 4, तो 4/4 1 आएगा, उसको ऐड कर दें तीसरे कैपेसिटर में जब हम उसको साथ पैरेलल में लगाएंगे। तो ये मेरे 3 माइक्रोफैरड बन गया हमारे पास। तो यहाँ से अब आप देख लें कि अगर हम 2 माइक्रोफैरड के हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफैरड के, तो हम उनमें से अगर दो सीरीज में लगा देते हैं और एक पैरेलल में लगा देते हैं तो उनकी इक्विवेलेंस हमारे पास 3 माइक्रोफैरड बनेगी। इसको अब आप लोगों ने भी चेक करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दो कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड के सीरीज में अटैच है 15 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस हमने 5 माइक्रोफैरड के अलोंग वोल्टेज निकालना है। तो याद रखें जब दो हमारे पास कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं ना, ये दो से ज़्यादा, तो उनके क्रॉस वोल्टेज डिवाइड होता है। तो वोल्टेज निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कैपेसिटर के क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है तो दूसरे की कैपेसिटेंस को डिवाइड कर दें टोटल कैपेसिटेंस से और मल्टीप्लाई कर दें जितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अगर आप लोगों ने दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो पहले की कैपेसिटेंस को डिवाइड करें टोटल कैपेसिटेंस से और जितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमने चूँकि जो वोल्टेज निकालना था वो पहले कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है, तो दूसरे की कैपेसिटेंस को डिवाइड करेंगे टोटल कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने वोल्ट की बैटरी है। तो ये मैंने वैल्यूज़ प्लग इन करके आंसर निकाला जो कि मेरे पास 10 वोल्ट है, बीटा ऑप्शन। तो ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है जब कैपेसिटर सीरीज में हो और आप लोगों से वो वोल्टेज पूछे किसी के अलॉन्ग भी, किसी कैपेसिटर के क्रॉस भी, तो ये ट्रिक लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप लोग देखें हमारे पास हमने टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है और ये हमारे पास फिगर में हमें ये कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं। तो ए और बी पॉइंट्स के दरमियान टोटल कैपेसिटेंस, यानी हम एक एंड से शुरू हो जाएंगे, इनको सॉल्व करते आएंगे ए और बी एंड तक। तो सबसे पहले इन दो कैपेसिटर को देखें 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। इधर से तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मगर इनके दूसरे एंड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, दरमियान में ये कैपेसिटर आ गया है। तो अब ये चूँकि सीरीज़ में है और सीरीज़ के अंदर हम लोग कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंस, ऊपर दोनों की कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करें नीचे ऐड कर दें तो आंसर 1 माइक्रोफैरड आएगा। तो अब इन दो की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा दूंगा 1 माइक्रोफैरड का, बाकी सारे एज इट इज़ रहेंगे। तो ये देखें उन दो की जगह एक 1 माइक्रोफैरड का लग गया। अब आगे जो नेक्स्ट एक और कैपेसिटर लगा हुआ था 1 माइक्रोफैरड का, इसके साथ ये पैरेलल में हो गया है क्योंकि इधर से भी इनके दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इधर से भी इनके दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल के लिए हम सिंपल इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, दोनों की कैपेसिटेंस ऐड कर देंगे जो कि 2 माइक्रोफैरड आ गया। तो अब यहाँ पे ये 1 माइक्रोफैरड और ये भी 1 माइक्रोफैरड, इनकी जगह एक इक्विवेलेंस कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस का हम लगा देंगे कुछ इस तरह से। तो बाकी अब देखें ये 2 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटर हमने अभी लगाया 1 माइक्रोफैरड को रिमूव करके ये नीचे वाले 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के साथ अब सीरीज में है। कैसे पता चला सीरीज में है, इधर से तो इनके दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है मगर इधर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, दरमियान में ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ गया है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों की इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे जब दोनों सीरीज में हो, ऊपर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे कैपेसिटेंस, नीचे ऐड कर देंगे तो 1 माइक्रोफैरड आंसर आया। तो अब ये 2 माइक्रोफैरड और ये भी 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों की जगह एक ही हम कैपेसिटर लगा देंगे 1 माइक्रोफैरड का जो कि आगे उस 1 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर के साथ पैरेलल में बनेगा। तो इसके लिए अब हम ये देखें 1 माइक्रोफैरड के साथ अब पैरेलल हो गया, दोनों एंड दोनों तरफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है और पैरेलल में इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल ऐड कर देंगे तो यूँ हमारे पास 2 माइक्रोफैरड आंसर आया। ये सिर्फ मैंने समझाने में टाइम लगाया, आप खुद करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर जाएंगे।
नेक्स्ट अब वो कहता है कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंडेंसर भी कैपेसिटर ही होता है कि अगर एरिया प्लेट्स का उनके दरमियान सेपरेशन के इक्वल हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगी। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है जब एरिया और डिस्टेंस प्लेट्स के दरमियान गिवन हो। तो अब चूँकि वो कह रहा है एरिया और सेपरेशन इक्वल है, तो अब मैं इनकी जगह अगर मैं पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ए और डी आपस में इक्वल हैं, तो ये कट जाएंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस ई नॉट की इक्वल आ जाएगी। बेसिकली ये यहाँ पे सी कैपेसिटेंस है, तो एरिया और डी तो इक्वल थे, ये कट जाएंगे तो कैपेसिटेंस ई नॉट की इक्वल आएगी, वो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है और जब एक डाई इलेक्ट्रिक था और उस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था, और अगर इस डाई इलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितनी होगी। आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर जब कोई डाई इलेक्ट्रिक हम प्लेस करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज के केस में सी मीडियम और सी वैक्यूम का ये रिलेशन है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं सी वैक्यूम को, और ये फार्मूला आप लोगों की टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। यहाँ से अब आप वैल्यूज़ प्लग इन करें। सी मीडियम, जब मीडियम था तो कैपेसिटेंस कितनी थी 10, और मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कितना था 2, और यहाँ से हम सी वैक्यूम निकाल देंगे, निकाल सकते हैं जब डाई इलेक्ट्रिक को रिमूव करेंगे, और वो आंसर आएगा 5 माइक्रोफैरेड, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। अब 23 वाले क्वेश्चन में आप देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स इज 10 वोल्ट जब डाई इलेक्ट्रिक हमारे पास था 2 का, और डाई इलेक्ट्रिक का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 है, और अगर इस स्लैब को रिमूव कर दें फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब एक चीज़ आप देखें, बेसिकली ये हमारे पास एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, और इसके दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा राइट साइड पे, जबकि ये हमारे पास जो पोलराइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब कोई भी हम डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी पोलराइजेशन हो जाती है, उसके नेगेटिव चार्जेस सारे एक तरफ हो जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस प्लेट की नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाते हैं। जो उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब ये जो हमारे पास इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स का माइनस ये जो डाई पोल्स का है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन वोल्टेज के साथ इस रिलेशन से अगर हम देखें तो ई इक्वल टू वी बाई डी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस। तो जब वोल्टेज डिक्रीज होगा डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में, तो ये तरीका होता है वोल्टेज निकालने का। वी मीडियम, मीडियम वाला वोल्टेज इक्वल होगा वी वैक्यूम वाले वोल्टेज को डिवाइड कर दें वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक का जितना भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब इसके अंदर आप वैल्यूज प्लग इन करें, वी मीडियम भी पता था, ई आर भी पता था, यहाँ से आप वी वैक्यूम निकाल सकते हैं जो कि 20 वोल्ट है। तो याद रखें जब भी हम कोई डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स में रखते हैं तो ई भी कम होता है, वी भी कम होता है, और वी जो कम होता है वो कैसे निकालना होता है, वी मीडियम इक्वल टू वी वैक्यूम ओवर ई आर। और कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, वो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि सी मीडियम इक्वल होगा ई आर टाइम सी वैक्यूम। तो जब कोई चीज़ डिक्रीज हो रही होगी तो ई आर से डिवाइड करेंगे, और जब इंक्रीज हो रही होगी तो ई आर से मल्टीप्लाई। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आप लोगों से ग्राफ पूछ रहा है कि वोल्टेज और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा ग्राफ ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वोल्टेज और डिस्टेंस आप इनका आपस में इन्वर्स इन्वर्स इनका अंदर रिलेशन होता है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो वोल्टेज कम होगा। अब इस डी वाले ग्राफ में देखें, इधर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और वोल्टेज हमारे पास कम होते जा रहे हैं। या अगर आप डिस्टेंस कम करते हैं और वोल्टेज देखें ऊपर को बढ़ रहे हैं, तो जब भी दो इन्वर्स क्वांटिटीज़ होंगी उनके दरमियान ग्राफ हमेशा इस तरह कर्व शेप में आएगा। तो ये हमारे पास इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट 25 वाले क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि एक 5 कूलम चार्ज उसका मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो कि 10 न्यूटन पर कूलम है 5 मीटर के डिस्टेंस तक, तो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी गेन करेगा। अगेन देखिए, हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वी को आप रिप्लेस कर दें ई डी से क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से आप डब्ल्यू निकाल सकते हैं, क्यू उधर डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करें तो आपके लोगों के पास 250 जाउल आंसर आएगा। तो इस तरह से भी आप लोगों को फार्मूलाज पे ग्रिप होनी चाहिए। जैसे अभी ये सीधा सीधा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू फार्मूला नहीं लग रहा, तो मैंने वी को रिप्लेस कर दिया ई डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वो कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस हम एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन की, जब उनके दरमियान मीडियम था 2, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 है। तो अब उसको अगर रिमूव कर दें तो फोर्स कितनी हो जाएगी। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है एफ मीडियम इक्वल टू एफ ए आर ओवर ई आर, क्योंकि मीडियम की मौजूदगी में फोर्स कम होती है। कम के लिए मैंने आपको बताया था कि ई आर से डिवाइड करते हैं, और इंक्रीज के केस में ई आर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह हमने कैपेसिटेंस में किया था। तो वैल्यूज़ प्लग इन करें और यहाँ से आप एफ ए आर निकाल लें, तो इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक है।
अब 27 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से तो उसकी एनर्जी कितनी गेन करेगा। तो ज़ाहिर है v इक्वल होता है w ओवर q के, w एनर्जी है, यहाँ पे w इक्वल आ जाएगा q v से, q की जगह इलेक्ट्रॉन लिख दें v v है तो v e वो एनर्जी गेन करेगा। 28 वाले क्वेश्चन में वो कहता है दो सिमिलर चार्जेस हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है और उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है, तो वो रिपेल करेंगे कितनी फोर्स के साथ। कूलम्स ला के तहत आप फार्मूला लगाएं, F इक्वल टू के Q1 Q2 और R का स्क्वायर, Q1 Q2 भी 1 है, R भी 1 है, तो F के इक्वल आएगा और के होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन। 29 वाले क्वेश्चन में देखें दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट थे, फिर उनको करीब किया गया, उनके दरमियान फोर्स 4 टाइम्स होगी, तो सेपरेशन वो पूछ रहा है। बेसिकली फोर्स और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है और डिस्टेंस 4 के रूट के साथ ये रिलेशन है। अब फोर्स हमारे पास 4 टाइम्स हुई है, तो यहाँ पे आप 4 लगाएं, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस बेसिकली हाफ हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आप लोग इस तरह से डिस्टेंस और फोर्स का रिलेशन देख सकते हैं। जैसे फोर्स और डिस्टेंस का इस तरह था ना, और ये आर इधर चला जाएगा, फोर्स नीचे आएगी और स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे। अब फोर्स अगर 4 टाइम्स हो, ये 4 का रूट 2 हो जाता है, तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी दफ़ा आया है। टू स्मॉल कंडक्टिंग ऑफ इक्वल रेडियस हैव स्फेयर देम बेसिकली, और हमारे पास उस एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और दूसरे पे -20 माइक्रोकूलम चार्ज है एक, और ये आप देख भी सकते हैं इफ़ दे आर ब्रॉट इन कंटैक्ट एंड आर सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस। तो दो स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर्स थे, उनका रेडियस दोनों का इक्वल है, एक पे 10 +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरे पे -20 माइक्रोकूलम चार्ज, r डिस्टेंस पे पड़े हुए थे, और फिर उनको एक दूसरे के करीब लगाया गया, कांटेक्ट में आए और उसके बाद फिर उनको सेपरेट कर दिया गया। तो फोर्स की वो रेशियो पूछ रहा है F1 की F2 से। अब अगेन आप देख सकते हैं बेसिकली अब इनके रेडियस तो आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या काम करते हैं, ये देखें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की प्रोडक्ट के, और जब हम दो चार्जेस को इस तरह आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं ना, तो फिर उनके अंदर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब जो हमारे पास कंडक्टर है ना, अगर वो सेम नेचर के हों, तो उनको जब हम आपस में टच करते हैं तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब एक पे 10 माइक्रोकूलम है, दूसरे पे -20 माइक्रोकूलम है, तो उसकी एवरेज ले लें, तो टच करने के बाद उन दोनों पे -5 माइक्रोकूलम का चार्ज आ चुका है। तो पहले उन पे कितना था, अब आप बेसिकली जो रेशियो निकाल रहे हैं ना, आर तो सेम है, के भी सेम है, वो कट जाएगा, तो F1 ओवर F2 बेसिकली इक्वल होगा Q1 ओवर Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्राइम इंटू Q2 प्राइम। Q1 Q2 उनके फर्स्ट वाले चार्ज हैं, ये 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम, उन ऊपर उनकी प्रोडक्ट आ गई जो कि -200 है, और नीचे ये जो न्यू वाले चार्ज नहीं उनके पास आए, जब उनको हमने टच किया फिर सेपरेट किया तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, क्योंकि दोनों स्फेयर सेम नेचर के थे। तो -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 25 आया, ये कटिंग करेंगे तो -8/1, तो इस रेशियो के अंदर F1 और F2 की रेशियो होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक के मोस्ट रिपीटेड MCQs डिस्कस किए हैं UET ECAT टेस्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये नेक्स्ट NET में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।